ये ताकत थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही राख कर दिया, पाकिस्तानी ड्रोन को पटाखों की तरह जला दिया, पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम कर दिया। इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। S-400 ने मुनीर की सेना में हड़कंप मचा दिया। भारत का ये रक्षा कवच तनकर खड़ा रहा, पाकिस्तान के हथियारों को खाक करता रहा। लेकिन अब S-400 से भी विनाशक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो रहा है, जो पूरी तरह स्वदेशी होगा, पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनेगा। भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर लंबी दूरी के लिए अपना खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है। इस सिस्टम को प्रोजेक्ट कुश नाम दिया गया है। इसे भारत में ही डेवलप किया जा रहा है। DRDO और BEL मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुश दुश्मनों के लिए काल होगा। इसमें S-500 जैसी खूबियां होंगी और ये देश के एयर डिफेंस सिस्टम का एक मजबूत स्तंभ बनेगा। इस सिस्टम में 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, M2 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर होगी। इसके अलावा M3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट के 3 फेज हैं। पहले फेज में मिसाइल्स का डेवलपमेंट होना है, जो इस तरह के सिस्टम से लंबी दूरी तय कर सकें। दूसरा है किल व्हीकल, जिसमें कई सारे सिस्टम्स होंगे जो एक इंटरसेप्टर को टारगेट कर पहुंचने में मदद करेंगे। तीसरा हिस्सा जो सबसे अहम माना जाता है वो है वॉरहेड, यानी वो जगह जहां हथियार या विस्फोटक लगाए जाते हैं। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम 500 से 600 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। क्रूज मिसाइल, ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर जेट और स्मार्ट बम जैसे खतरों से आसानी से निपट सकेगा। M1 और M2 इंटरसेप्टर में ड्यूल पल्स मोटर और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल लगे होंगे, जिससे वो तेजी से दिशा बदल सकते हैं। M3 में बड़ा और ताकतवर किल व्हीकल होगा, जिसकी सिंगल शॉट किल संभावना 85% तक हो सकती है। 2028-29 तक प्रोजेक्ट कुश को भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन उसकी दस्तक से ही पाकिस्तान थर्रा गया, उसकी आहट से घबरा गया, मुनीर की सेना में हड़कंप मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत मैं बंसल साहब आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से हम एयर डिफेंस सिस्टम कुश को लेकर बात करें जो डेवलप किया जा रहा है, किस तरीके से S-400 से ये एडवांस्ड होगा और किस तरीके से भारतीय सेना की ताकत में ये और ज़्यादा इजाफा करेगा? देखिए, जो अभी तक रेंज थी S-400 की वो 400 किलोमीटर थी। इसकी रेंज जो है 500 to 600 किलोमीटर होगी, और इसके अंदर में जैसे डिफरेंट टाइप की सभी रेंज को कवर करेगा। M1 मिसाइल की रेंज, जिसका परीक्षण अभी जून के महीने में होने वाला है मोस्ट लाइकली, और इसकी रेंज जो है 150 है, M2 की 250 है और M3 की 350 है। दूसरा जो है इसको जोड़ दिया जाएगा, जो हमारा पहला सिस्टम है, तो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा ये। तो नेटवर्क के अंदर में, जिसके अंदर में आकाश, ये बराक 8 जो हमारा इजराइल से है S-400, और साथ में ये जो कुश को मिला करके बहुत ही पहले था सशक्त, अब तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली और सशक्त बन जाएगा। दूसरा इसका नाम जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी है, और इसके जो टोटल टाइम जो है वो 28 से 29 तक इंडिया के उसमें आ जाएगा। तो इसको ये सिस्टम आने के बाद में अभी भी हमारा जो डिफेंस सिस्टम वो काफ़ी अभेद्य रहा है, जिसको देख लिया है पूरी दुनिया ने। पाकिस्तान के सारे जो जितने भी मिसाइल्स थे, जितने भी उनके ड्रोन थे, सब को नाकाम कर दिया गया है। अभी ये जो सिस्टम होगा, किसी भी तरह के स्टेल्थ मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट या जो स्मार्ट बॉम्ब है, उनको सबको नाकाम कर देगा। तो इससे जो एयर डिफेंस सिस्टम आज के ज़माने में जो बहुत इम्पोर्टेंट है एयर डिफेंस सिस्टम का किसी भी कंट्री के लिए। आप देखिए कि जैसे ही पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमने ध्वस्त कर दिया, उनका जो भी HQ-9 और HQ-16 था, तो उसके बाद में जो है जहाँ भी चाहो एट विल, मतलब जहाँ चाहो जहाँ जाके अटैक कर दो, तो बिल्कुल एकदम
जो है वो बिना कवच के हो गया। और बिना कवच के तो सबसे पहले किसी भी कंट्री का ऑफेंसिव सिस्टम से पहले डिफेंसिव, ऑफेंसिव सिस्टम के साथ साथ डिफेंसिव भी बहुत जरूरी है। क्योंकि डिफेंसिव इसलिए जरूरी है कि पता नहीं, ऑफेंसिव आप करते हैं तो अपनी प्लान से करते हैं, जब कभी डिफेंसिव होते हैं तो पता नहीं दुश्मन कब उस पर अटैक करते हैं। तो जो हमारा ये एक सिस्टम है, इससे जो हमारी ताकत बढ़ेगी, सभी बेसिस पर इसको रखा जाएगा, बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो हमारे उसको कवर करेगा, तो मोबाइल रहेगा, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए भारत की जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो जो अब था उससे भी कई गुना अधिक मजबूत हो जाएगा। जी जी अभिषेक। बिल्कुल। आप राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से जहां भारत का डिफेंस सेक्टर को लेकर बात की जाए, तो लगातार जो आत्मनिर्भरता भारत की इस वक्त देखने को मिल रही है राजन जी, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में, जिस तरीके से पहले हम सारे हथियार एक समय पर विदेशों से खरीदते थे, लेकिन आज के समय में हम हथियारों को बना भी रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ विदेशियों को बेच भी रहे हैं। देखिए, अभी वो टाइम नहीं आया है। आत्मनिर्भर भारत एक लंबा सफ़र है और हम ये स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते अभी कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी जो हमको चाहिए, वो अभी तक हम उनको डेवलप नहीं कर पाए। और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है। देखिए, आप कोई भी सिस्टम अगर एक फौज में इंडक्ट करते हैं, वो फौज में 30 से 40 साल तक रहता है। और इसीलिए आप उसमें आपको टेक्नोलॉजी की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि आपको उस सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो आपके पास आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। इसलिए अभी हमने देखा ब्रह्मोस को हम राफेल में फिट करना चाहते थे, बट हमारे पास वो सोर्स कोड नहीं था राफेल का, इसीलिए हम उसको ब्रह्मोस में उसको फिट नहीं कर पाए। सो इसीलिए मैं ये मानता हूँ तो बहुत अच्छा एक स्टेप होता है इस बोलना के आत्मनिर्भर, बट आत्मनिर्भर के लिए हमारा डिफेंस इकोसिस्टम हमारे देश में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो आज आपको आपके जीडीपी का 16% कंट्रीब्यूटर है जी। तो कोई भी देश अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है, तो वो जो ये कोशिश उसको करनी चाहिए कि अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत करें। और ये कुशा सिस्टम जो है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ डीआरडीओ को और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को और टाटा एडवांस सिस्टम्स को, बिकॉज इसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स का भी कंट्रीब्यूशन है। अब आप देखिए, आपके पास S-400 था, नेक्स्ट आपके पास बराक 8 था। अब S-400 400 किलोमीटर, बराक 8 आपका 80 to 100 किलोमीटर। बीच में जो हम एक जब एयर डिफेंस की बात करते हैं, तो उसमें हमको एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस की हमको ज़रूरत होती है। तो 400 और 100 किलोमीटर्स के बीच में हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं था जी। तो अब ये जो डेफिशिएंसी है 400 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की, आपका कुछ सिस्टम इस डेफिशिएंसी को पूरा करता है जी। और ये जैसे आपने इसको अभी आपने अपना एक इसका नैरेटिव दिया है कि इसमें 3 इंटरसेप्टर्स होंगे, M1, M2, M3 जी। अब जो M1 है वो 150 किलोमीटर तक जाएगा, तो दूरी आपकी एड्रेस हो रही है बीच वाली जी। और जो M2, M3 है उसको टाइम लगेगा, उसको और 7-8 साल लगेंगे आने में जी। अभी फिलहाल हमारा जो M1 हमको सिस्टम है वो हमको देगा। और इसकी एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है अपना 7 मैक स्पीड की, ये सिस्टम के पास काबिलियत है कि जितनी भी वर्ल्ड की क्रूज मिसाइल्स हैं और एक हाइपरसोनिक जो 7 मैक तक मीन्स 7 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, ये सिस्टम उसको इंटरसेप्ट कर सकेगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास रशिया के लेगेसी सिस्टम्स हैं, जैसे कि हम पिचोरा की बात करें, ओसा-1 की बात करें,
जी। ये जो सिस्टम है ये उनको रिप्लेस करेगा। देखिए बिल्कुल। हमको अभी रशिया पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे एयर डिफेंस के लिए। S-400 ही रह जाएगा जो हमको रशिया से मिल रहा है। जी। बाकी तो हमारे पुराने लेगेसी ये सिस्टम हम जिनको बोलते हैं जी ये उनको बिल्कुल, replace- मतलब राजन जी पुराने सिस्टम को नए से भी रिप्लेस करेंगे और ऑब्वियसली जब कुछ नया सिस्टम आएगा तो वो आधुनिक होगा और पुरानों से बेहतर भी होगा। बंसल जी, अगर बात पुराने से बेहतर को लेकर की जाए, जिस तरीके से जो कुछ है वो पुराने सिस्टम से बेहतर होगा, किस तरीके से बेहतर होगा और किन किन पॉइंट्स पर ये जो है ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है जो भारत के पास मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम हैं? देखिए, जैसे जनरल कोचर साहब ने बताया कि जी। जो बीच की रेंज थी हमारे पास में 80 तक का था और जो 400 S-400 था, तो ये जो मिसाइल M1 है ये 150 तक से रेंज चेंज करेगी। M2 जो है 250 और M3 350 तक। तो इस प्रकार से वो पूरी सारी की सारी जो मल्टी लेयर सिस्टम हो जाएगा। देखिए, मल्टी लेयर सिस्टम का होना बड़ा आवश्यक है। जैसे कि आप देखते हैं कि इजराइल के अंदर है वो उनका आयरन डोम है, उसके अंदर में भी मल्टी लेयर सिस्टम है, जिसको कि हालांकि अब कुछ वो इस बार कुछ जो मिसाइल्स या आई थी, चाहे उसको हूती ने छोड़ा या हिजबुल्लाह ने, तो उसको वो रोक नहीं पाया, लेकिन काफी वो इफेक्टिव था। इसी प्रकार से अभी जैसे बात चल रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम या कवर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी यूएस जो है वो गोल्डन डोम बना रहा है और गोल्डन डोम की जो बात कर रहा है, हालांकि चीन इससे बेहद परेशान है और वो इसका ऑब्जेक्शन उठा रहा है। तो ये सब कुछ जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए करना बहुत आवश्यक है। जैसे दूसरे कंट्री कर रहे हैं तो हिंदुस्तान भी पीछे नहीं रह रहा है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जैसे हमारा थोड़ा बहुत स्लो सिस्टम है, अभी जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, उससे जो है ये फास्ट हो जाएगा। अभी तक जो HAL वगैरह थे या जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, तो उनकी बजाय जब प्राइवेट सेक्टर इसके बीच में आएगा, DRDO टेक्नोलॉजी डेवलप करके प्राइवेट सेक्टर को देने पर जो है वो जल्दी होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें जल्दी मूव होती हैं, वहाँ ज़्यादा कोई हैसल नहीं होता। और इसके अलावा उनको जो है एक रेवेन्यू जनरेशन भी करना होता है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या कुछ है, उसमें थोड़ा एक सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का, तो थोड़ी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में उतना चुस्ती नहीं रहती। और जब ये प्राइवेट सेक्टर होगा तो चुस्ती आ जाएगी और बहुत जल्दी ही ये बनेंगे। और मुझे को लगता है कि कुछ दिन में जो होगा, अभी भारत अपने आप में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट वो भी बढ़ता जा रहा है, 2.6 बिलियन तक आ गया है और भी वो आगे बढ़ता जाएगा। ब्रह्मोस की डिमांड जो है, अभी उसने जो अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, बहुत से कंट्रीज में उसकी डिमांड बढ़ी है। फिलिप्स ने पहले ऑर्डर दिए हुए थे, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके साथ साथ में UAE, कतर और सऊदी अरबिया और दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना में भी। तो इस प्रकार से जो है भारत का अभी डिफेंस सेक्टर प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि काफी समय लगेगा उसमें, लेकिन बढ़ रहा है, एक रफ्तार पकड़ ली है और आत्मनिर्भर की तरक्की बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल बंसल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर जो है एक तरीके से हर रोज भारत एक नया कदम बढ़ा रहा है। कोचर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर बात इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर की जाए, तो जो भारत की सीमाएं हैं, कुछ जगहों पर एक्सट्रीम कोल्ड है तो कुछ जगहों पर एक्सट्रीम हीट देखने को मिलती है। ऐसे डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पर किस तरीके से इन सीमाओं पर काम करता हुआ ये डिफेंस सिस्टम नजर आएगा? देखिए, जो इसमें जब इसका जो वॉरहेड और इसके जो रडार सिस्टम्स और इसका कंट्रोल सिस्टम, एक एयर डिफेंस सिस्टम का 3-4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें उसका गाइडेंस सिस्टम होता है, उसका प्रोपल्शन सिस्टम होता है, रडार एंड कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं और उसका वॉरहेड होता है। तो उस टाइप का एमुनिशन, तो जब हम ये चीज़ें अब ट्रायल्स में लेके जाते हैं, हम जब इसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, आज 6 प्रोटोटाइप्स इसके कुशल के ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। और जब इसके प्रोटोटाइप्स बनते हैं तो इसका ट्रायल्स होते हैं और इसके फील्ड ट्रायल्स हम उनको बोलते हैं। और ये हर एक टेरेन में किए जाते हैं। इनको हाई ऑल्टीट्यूड में लेके जाया जाता है, इनको माउंटेन में लेके जाया जाता है, इनको प्लेन्स में लेके जाते हैं, इनको डेजर्ट्स में लेके जाते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि हमारी देश में जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो डिफरेंट टेरेन्स में होते हैं, तो इसीलिए
ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है हमारा, ये सारे बॉर्डर्स पे डिप्लॉयमेंट के लिए जी सक्षम होना चाहिए। अब हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हाई ऑल्टीट्यूड में काम नहीं करेगा। हमको एक ऐसा एक ऑलराउंडर एयर डिफेंस सिस्टम हमको बनाना पड़ता है जो हर एक ऑल्टीट्यूड में काम करेगा, हर एक टेरेन में काम करेगा, हर एक कंटीजेंसी में जी। काम करेगा। तो जब इसके बिल्कुल। ट्रायल्स होते हैं